हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 10 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपको पता ही है कौन से टॉपिक्स हैं, किस चैप्टर के हैं। चैप्टर 10 के हैं वीट प्रॉब्लम्स इन द क्रॉप फील्ड, जिसमें हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया था वीट प्रॉब्लम्स इन द क्रॉप फील्ड। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से टॉपिक्स थे। ये सारे टॉपिक्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप देखते जाइए, सचरी निगाहों से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा। हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक जो है डिस्कस किया है, ये सब देख पा रहे हैं आप। ठीक, पूरा जो चैप्टर 10 आपका वीट प्रॉब्लम्स है ये हम लोगों ने पूरा स्टार्ट किया था। और अब जो आपका वीडियो है, यानी कि जो अभी आपको नेक्स्ट आपको मिलने वाला है, यानी कि जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसमें आपको ये लास्ट टॉपिक मिलेगा और यहीं से आपका जो चैप्टर 10 है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे जो हमारा बेनिफिशियल चैप्टर होगा। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। तो फिलहाल जो इस वीडियोस में हम सब्जेक्ट्स यानी कि जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल वीड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये सारी चीजें मैं आपको आगे वन बाय वन बताऊंगा। एक बार आप देख लीजिए तो सारे टॉपिक्स को एक बार जस्ट एट अ ग्लैंस। इसके बाद आगे चलते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड के बारे में आप समझते हैं क्या होता है। बेसिकली देखिए, बाय एम्प्लॉइंग द क्रॉप प्लांट्स पैरासाइट्स प्रेडेटर्स एंड पैथोजेंस, यानी कि अगर आप क्रॉप प्लांट्स पैरासाइट्स प्रेडेटर्स और पैथोजेंस का अगर आप एम्प्लॉय करते हैं यानी इनका यूज करते हैं तो आप बायोलॉजिकल मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड आप क्या कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन करने लगे हैं। अब आप अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव आउट करने के लिए, अपरूट करने के लिए फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। ठीक, अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट हैं इसके अंदर। कौन कौन से, किस तरीके से आप बायोलॉजिकल मेथड को अचीव करोगे। तो पहला क्रॉपिंग एंड कॉम्पिटिशन करके आप देख लो। ठीक है, क्रॉपिंग एंड कॉम्पिटिशन करा लो। अब ये क्रॉपिंग एंड कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर्स में कई बार पढ़ा है। ठीक है, जैसे क्रॉप कंपटीशन आप बोलते हो ना, क्रॉप वीड कंपटीशन, बस वही चीज़ है। जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये जानकारी होगी होगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं एक बार आप बैक जाकर क्रॉप वीड कंपटीशन का जो है टॉपिक दिख सर्च करके उसको देख लीजिए। अगर नहीं सर्च कर पाते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको यहीं पर लिंक दे दूंगा वीडियो का। देखिए नेक्स्ट देखते हैं तो कह रहा है कि यूज ऑफ पैरासाइट। जो दूसरा पॉइंट क्या कहता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, कह रहा है अगर आप पैरासाइट्स का यूज करते हैं या फिर प्रेडेटर्स का या फिर पैथोजन का, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। एक बार मैं आप इंक ले लेता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ, तो इससे क्या रहता है, थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, तो देखिए पैथोजन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें जब यूज करना आप, या प्रेडेटर्स कह रहा है हमें जब यूज करना आप, या फिर पैरासाइट कह रहा है, ये भी कह रहा है जब हमें आप यूज करेंगे तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमको फील्ड पर रिलीज करने से पहले आपको एक बार स्टार्वेशन टेस्ट हमारा जरूर करवाना होगा। ठीक है, स्टार्वेशन टेस्ट कुछ इस तरीके से करवाइएगा कि जो आपके नॉन टारगेट फ्लोरा हैं, यानी कि जो आपके नॉन टारगेट फ्लोरा हैं, ठीक है, यानी कि इनको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। स्टार्वेशन टेस्ट हमारा इसलिए होता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर वीड को, जिस पर्टिकुलर फ्लोरा को हम अपरूट करना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्लांट यानी कि फ्लोरा को हम रिमूव करने के लिए इस पैथोजन प्रेडेटर्स पैरासाइट्स का यूज करें। इसके अलावा अगर वो और किसी क्रॉप को, यानी कि जो आपकी मेन क्रॉप है उसको डिस्टर्ब करता है, तो फिर समझिए कि आपने स्टार्वेशन टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इन एंड अराउंड द एरिया एंड अंडर स्पेसिफिक हैबिटेट, जिस हैबिटेट पे आपको करना है उसी हैबिटेट पर, एक स्पेसिफिक हैबिटेट पर, उसको चारों ओर आप उसका स्टार्वेशन टेस्ट कर लीजिए इन एंड अराउंड एरिया। ठीक है, वही लिखा है इन एंड अराउंड द एरिया अंडर स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, जहां पर भी करना है आप अच्छे तरीके से उसका स्टार्वेशन टेस्ट करिए। उसके बाद आप इस प्रेडेटर्स यानी कि जो पैरा पैरासाइट्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, पैथोजेंस हैं, इन तीन प्राणियों का फिर यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि अगर आपको बायोलॉजिकल मेथड यूज करना है तो पैरासाइट्स प्रेडेटर्स अगर पैथोजेंस यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द स्टार्वेशन टेस्ट, देन यू विल मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो अब इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री किस प्रकार है, देखिए पहला जो अटेम्प्ट किया गया था वीट को कंट्रोल करने के लिए बाय द इंसेक्ट्स, वो 1920s में हुआ था। कब हुआ था, 1920s में हुआ था। किसको कंट्रोल करने के लिए किया गया, तो ये लैंटाना कैमरा एक आपका वीड होता है, इसी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था।
बेसिकली एक कांटेदार ये जो है झाड़ी होती है, इसलिए लिखा है प्रिकली सर। प्रिकली सर का मतलब होता है जिसमें थोड़े से कांटे हों। अब जो को बच्चे कहेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स मेरे कहेंगे कि लेंटाना कैमरा हम नहीं जानते सर। भाई देखो, लेंटाना कैमरा कई बार दिखाया है आपको। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर आपको वीडियोस में शो करता रहता हूँ, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, अगर जिन्हें नहीं पता है या फिर मेरे पुराने जो फॉलोअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको जानना है इसके बारे में, अगर वो भूल गए हैं इसको, तो टेलीग्राम चैनल तो आप मेरा जानते ही हैं। इस वीडियो के बाद इन सारे जो भी यहाँ पर पौधे लिखे हैं या जो वीड लिखे हैं जो भी है, इन सभी की जो है आपको वहाँ पर पिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, चलते आगे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें अब, तो ऑस्ट्रेलिया में फिर क्या हुआ कि लैंटाना कैमरा, यानी यहाँ पर देखिए इंसेक्ट का यूज़ किया गया हमने 1920 में, 1920s में यूज़ किया गया इंसेक्ट का लैंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ किया, कुछ 2 बीटल्स को यूज़ किया लैंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए। देखिए बायोलॉजिकल मेथड का फुल प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। कौन-कौन से तो बीटल्स के नाम भी दिए इन्होंने, कि हमने यूज़ किया ऑक्टोटोमा स्कैबराइपेनिस एंड रोप्लाटा गिराल्डी का यूज़ किया। ये दोनों भाई साहब को यूज़ किया गया लैंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब अर्जेंटीना में बात करें तो अर्जेंटीना भी कुछ पीछे नहीं रहा, इसने भी यूज़ किया। तो इसने क्या कहा है, हमने भैया ओपुंटिया को कंट्रोल करने के लिए कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम एंड डैक्टिलोपियस ओपुंटिया का यूज़ किया था, जो कि यूएसए से हमने इसको मंगवाया था। यानी इन 2 प्राणियों को यूएसए से मंगाया था अर्जेंटीना ने, मतलब बाकायदा ये फ्लाइट में बैठ के आए थे। फिर जो है ओपुंटिया को जो है कंट्रोल करने के लिए इनको प्रयोग किया गया। देख रहे हैं आप, यानी कि अर्जेंटीना जो है अलग ही भौकाल में है, यूएसए से मंगवा ले रहा है। अब देखिए श्री चंद्रशेखर लोहुमी जो हैं, ठीक है, बड़े अच्छे मित्र हैं ये, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स के। तो उन्होंने क्या किया कि एक बग को डिस्कवर किया 1975 में, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है फ्लावरिंग वीड को, यानी कि जो फ्लावरिंग वीड है उसको डिस्ट्रॉय करता है। वो फ्लावरिंग वीड कौन सा है, तो ये लैंटाना ही है। यानी कि पूरी यहाँ पर रामकथा जो पूरी लैंटाना कैमरा पे ऊपर ही जो है पूरी बेस्ड है। यानी कि सबसे पहला वीड जो इनकी आंखों में खटका था वैज्ञानिकों को, लैंटाना कैमरा ही था। तो नैनीताल में 1975 में इन्होंने एक बग डिस्कवर किया, और जिसे फ्लावरिंग बट लैंटाना के लिए पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ किया गया। अब नेक्स्ट में तो जो प्रिकली पियर वीड होता है, यानी कि ऑक्टुंटिया, तो इसको डैक्टिलोपियस इंडिकस एंड जो आपका डैक्टिलोपियस टोमेंटस है, इसके द्वारा जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यूज़ करके इसको कंट्रोल किया गया। किसको, प्रिकली पियर वीड ऑक्टुंटिया को। अब ये सब, अब ये इनको देख के आप ऐसा ना समझे कि सर के ऊपर से चला जा रहा है। ये कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको बिना देखे, जब तक आप इनका चेहरा नहीं देख लेंगे इन वीड्स का, तब तक आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। तो निश्चिंत रहें, आपको टेलीग्राम पर इनके भी इमेजेस जरूर मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइंट है वो ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पार्थेनियम जो कांग्रेस वीड है, इसको तो सब जानते हैं पार्थेनियम को। जो नहीं जानते हैं अब उनको क्या ही कहें, देख लीजिएगा, इसका भी भेज देंगे आपको, और क्या। देखिए पार्थेनियम जो कांग्रेस वीड है वो सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया था किसके द्वारा, जाइग्रोमा बायो कोलाराटा के द्वारा। यानी कि जाइगोग्रामा बायोकोलाराटा के द्वारा IIHR बैंगलोर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि भाई साहब इसको IIHR, अब देखिए IIHR का फुल फॉर्म बताइए आप, ठीक है। इसको मैंने कई बार बताया है, पढ़ाया भी है, और यही सब चीज़ें जो है आ भी जाती हैं। जिनका जो है ज़्यादा योगदान है उन सब चीज़ों इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा पूछा जाता है। पार्थेनियम कांग्रेस वीड, ठीक है, इसका तो भी इमेजेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका फुल फॉर्म बताइए आप, IIHR बैंगलोर क्या है, बेसिकली क्या है, कब स्टेब्लिश हुआ, फुल फॉर्म बताइए। वॉज सक्सेसफुली कंट्रोल्ड बाय द जाइगोग्रामा बायोक्लारिटा, ठीक है। एलिगेटर वीड है जो कि आपका अल्टरनेथेरा फिलोक्सराइड्स, ठीक है। ये एक्वेटिक वीड है जिसको गैसिलस ह्यूग्रोनीला ह्यूग्रोनहुला, ये जो आपका है इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया गया। ये सब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नाम इनका इतना भयानक होता है कि सब जो है अलग अलग इसको बोलते हैं, तो जिस तरीके से आपको याद हो जाए उस तरीके से आप याद कर लीजिए इसको, ठीक। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड टफ रूल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलें तो फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ लोग फंजाई बोलते हैं, कुछ लोग फंगी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जो जो बोले, बात एक ही है, बस उसको समझ में आना चाहिए वो पढ़ क्या रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं वाटर हाइसिंथ। तो फंजाई में क्या है, वाटर हाइसिंथ है। इकाइनो क्या लिखा है, इकॉर्निया क्रेस्पेस, ठीक है, इकॉर्निया क्रेसिपेस। भाई इसको किससे किया गया, तो राजोक्टिना ब्लाइट। अब ये जो वाटर हाइसिंथ है, इसको तो यहाँ पर देखिए रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाटर हाइसिंथ है ना, इसको ये लोग लाए थे बढ़िया ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह। इसको ऑर्नामेंटल प्लांट बनाकर लाए थे इंडिया में। कहाँ से, ब्राजील से लाए थे 1996 की। बहुत बढ़िया फूल है जो है, बहुत बढ़िया पेड़ है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। अब देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है, अब आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है, कि ऑर्नामेंटल प्लांट हम किसको बोलते हैं। तो इसको जो है बाई अल्टरनेरिया इकॉर्निया, यानी कि जो आपका इकॉर्निया है, अल्टरनेरिया इकॉर्निया, इसके थ्रू कंट्रोल किया गया। इसको कहाँ से लाया गया था इकॉर्निया को, तो ये 1996 ब्राजील से आया था। अब पुंटिया जो है एक वीड है जिसको कि फ्यूजेरियम के द्वारा जो है आप कंट्रोल करते हो। ये सब चीज़ें हो गई। फंजाई को देखिए, आप अगर आप रिपीटेड ग्रेजिंग कराते हो तो वो भी वीड्स को खत्म कर देता है। रिपीटेड ग्रेजिंग अगर आप कराते हो कैटल्स का। डक्स डिस्ट्रॉय करती हैं फ्लोटिंग वीड्स को। अगर आप डक्स को क्या करते हो, क्या करोगे, डिप्लॉय कर दोगे अगर पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में, तो फ्लोटिंग वीड्स पूरी जो है डिस्ट्रॉय कर देंगी। पिक्स डिवोर अंडरग्राउंड स्टोरेज टिश्यूज। जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टिश्यूज होती हैं कुछ ग्रासेस की वीड्स की, तो पिग्स क्या करते हैं, उनको डिवोर कर देते हैं। अब ये डिवोर का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम अंदर से जो है अंडरग्राउंड टिश्यूज है ना, उनको सहित पूरा जो है पिग्स उखाड़ लेता है ग्रास को, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो है हमारे आसपास जो छोटे छोटे एजेंट्स हैं उनसे कुछ बड़े बड़े भी साथ दे देते हैं वीड्स को अपरूट करने के लिए, ठीक है। जैसे डक्स और पिग्स हो गया, रिपीटेड ग्रेजिंग हो गया कैटल्स के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं कि बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बेसिकली जो आपको नाम बताएं कुछ, उनको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, ये बीटल्स वगैरह याद कर लीजिएगा, स्कैब राइपेनस, यूरोप्लाटा गिराल्डी, ठीक है। तो एक दो नाम तो आपको कम से कम एटलीस्ट होना पता ही होना चाहिए, ठीक। कैटल्स, डक्स, पिग्स, इनका याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है ये तो। और लिमिटेशन देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल की क्या है, द वीट मस्ट बी हाईली स्पेशलाइज्ड। लिमिटेशन ये है कि वीट बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, तब उस पर आप क्या करेंगे, आप बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ कर पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले हम लोगों ने बोला था ना, स्टार्वेशन टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, प्लीज़ जो उसी टारगेट पर्टिकुलर वीड पर टारगेट करे जिसको हमें अप्रूव करना है, ना कि आपके मेन क्रॉप फील्ड को, ठीक है। इसलिए स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, अपने नेटिव हैबिटेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। नेक्स्ट चलें केमिकल कंट्रोल के बारे में देखते हैं। अब देखिए केमिकल कंट्रोल आप पढ़ेंगे तो ये जो है सबसे ज़्यादा आज की डेट में यूज़ होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा कोई अगर मेथड यूज़ होता है वीट को कंट्रोल करने का, तो वो केमिकल मेथड है, केमिकल कंट्रोल मेथड। क्योंकि ये सबसे आसान होता है, इसमें लेबर कम लगता है, बस थोड़ा सा पैसा लगता है। पैसा देंगे लेकिन मेहनत आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता है, तो खास करके लोग क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब देखिए सबसे पहला अटेम्प्ट इंडिया में कब किया गया, तो 1937 में किया गया। कहाँ पर किया गया, तो पंजाब में किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया, तो पंजाब में किया गया, 1937 में किया गया, ठीक है। किसको कंट्रोल करने के लिए, तो कैर्थेमस ऑक्सीकैंथा, ये जो कैर्थेमस ऑक्सीकैंथा जो वीड है, इसको कंट्रोल करने किया गया। किसके थ्रू किया गया, तो सोडियम आर्सेनाइड के थ्रू किया गया। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सबसे पहला सोडियम आर्सेनाइड को यूज किया गया, कैर्थेमस ऑक्सीकैंथा को यूज करने को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया। कहाँ पर, तो पंजाब में। कब, तो 1937 में। तो बढ़िया पॉइंट आपका ये बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि पेन न चलाया करिए, तो देखिए कुछ तो भाई आपको समझाना पड़ेगा। बता देंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा कहाँ बोल रहे हैं कहाँ नहीं बोल रहे हैं। चलिए अब इसीलिए पॉइंटर ले लेते हैं। अब देखिए फिर क्या है, 2,4-D बहुत ज़्यादा जो है बहुचर्चित केमिकल है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, कुछ लोग बताएं, वरना आगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या होता है। देखिए क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 2,4-D, यानी 2,4-D का जो क्रेडिट जाता है इंट्रोड्यूस करने का, वो किसको जाता है, ये क्या है, सब हर्बिसाइड्स हैं। क्या है, हर्बिसाइड्स हैं। तो इनको जाता है मार्थ एंड मिशेल को। मार्थ एंड मिशेल कहाँ के थे, तो यूएसए के लड़के थे। 1944 में इन्होंने जो है 2,4-D को इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है ये। फर्स्ट टाइम इसको इंडिया में टेस्ट किया गया 1946 में, ठीक है। 1944 में जो है हर्बिसाइड आया, 46 में इंडिया में पहुंच गया। देख रहे हैं आप कितना तेजी से जो है इंडिया भौकाल में था। अब देखिए इट वॉज पैराक्वेट विच इंट्रोड्यूस्ड द केमिकल कॉन्सेप्ट इन द वीट कंट्रोल इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द टी प्लांटेशन।
अब जो चाय पत्ती की जो बागवानी होती है, यानी कि चाय पत्ती की जो खेती होती है, उसका जो प्लांटेशन होता है, तो उसमें जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया गया, उसको पैराक्विट बोलते हैं। उसको पैराक्विट बोलते हैं। पैराक्विट जो है बेसिकली आपका केमिकल चाय के बागवानों में जो है यूज़ किया जाता है। अब मैक्सिमम हर्बिसाइड इसलिए यूज़ किया जाता है टी एंड कॉफ़ी में, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र यही चारा है, अगर वीड्स को आपको रिमूव करना है टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन से, और कोई चारा नहीं है। विदाउट केमिकल कंट्रोल आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक? क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए केमिकल्स हैं तो इनका क्लासिफिकेशन भी होगा, उसी तरीके से हर्बिसाइड्स के नाम से जाने जाते हैं ये जो आपके वीड्स को अप्रूटन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं केमिकल्स। तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन से हैं? तो फर्स्ट केमिकल यूज़ कौन-कौन से? आर्सेनिक, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम क्लोरेट, बोरैक्स, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट एक्सेट्रा। ये आपके इनऑर्गेनिक, ठीक है? इसके बाद ऑर्गेनिक ग्रुप्स कौन-कौन से हैं? ये रहे आपके। ग्रुप देखिए किसके अंदर आते हैं? हर्बिसाइड्स कौन से आए इनसे बने हैं। एलिफेटिक्स के अंदर आते हैं डायलाबोन, टीसीए, एक्रोलीन, CH3Br। ठीक। अमाइड्स एंड एक्टिमाइड्स के अंदर आते हैं आपके ऑल क्लोर, लाइक ब्यूटाक्लोर, अल्कोलॉर, ठीक है, प्रोपाक्लोर, प्रोपेनिल। तो इस तरीके से जो है ये अमाइड्स और एक्टामाइड्स के अंदर आते हैं, एक्टेमाइड्स। अब बेंजोइक्स के अंदर कौन से आते हैं हर्बिसाइड्स? तो 2,3,6-TBA, डाइकैम्बा, ट्राइकैम्बा, क्लोराम्बेन। ठीक। इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट ग्रुप आता है ये बाइपरिलिडिलमस होता है, बाइपरिलिडिलमस। इसके अंदर आता है आपका पैराक्विट। अब ये देखिए पैराक्विट जो है टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन के वीड को कंट्रोल करने के लिए होता है, इसीलिए इसको आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये किसके अंदर आता है? ये बाइपरिडिलमस के अंदर आता है, तो इससे क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये देखिए ऑल क्लोर जो है इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉमन है, ब्यूटाक्लोर एलाक्लोर ज़्यादा यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट आगे चलें तो कार्बामेट्स के अंदर देखिए प्रोफाम आता है, बारबान आता है, डाइक्लोरोमेट आता है। थियो कार्बामेट्स के अंदर देखिए तो ब्यूटाइलेट आता है, थियो बेनकार्ब आता है, थियो बेंथियो कार्ब आता है। तो थियो कार्बामेट्स के अंदर तो ये तो ईजी है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये पूछे जाते हैं इनको जरूर याद कर लीजिएगा, फिर पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा बढ़िया से। डाइथियो कार्बामेट्स के अंदर CDEC मेथाम। नाइट्राइल्स के अंदर जो है ब्रोमोक्सिनिल, डाइक्लोबेनिल। डाइनाइट्रो एनालाइंस के अंदर देखिए, एनालाइंस के अंदर आपको कौन सा आता है? फ्लूक्लोरलीन, जिसे बेसलीन के नाम से जानते हैं, पेंडीमेथलीन, ट्राई फ्लूरलीन, नाइट्रालीन। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? डाई नाइट्रो एनालाइंस के अंदर होती हैं, डाई नाइट्रो एनालाइंस। अब आप इसको एनिलिन्स पढ़िए या एनालाइंस, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए, जो आपको ईजी लगे। वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप याद रखेंगे। फिनॉल्स के अंदर कौन से आते हैं? तो डायनोसेप, DNOC, PCP, ये सब आते हैं। फिनॉक्सिस के अंदर 2,4,5-T, MCPA, 2,4-DB, डाइक्लोरोप्रोप। ठीक। ट्रायजीन के अंदर एट्राजीन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ट्रायजीन के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये भी बहुत यूज होते हैं, एट्राजीन, प्रोपाजीन, सीमाजीन। ये सॉइल अप्लाइड होते हैं, ठीक है, इनको सॉइल में डाला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरियाज के अंदर देखिए ऑलरॉन, जैसे कि डायूरॉन, मोनोयूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन। तो ये तो इजी है, ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है, नहीं पता है तो एक सरसरी निगाह में आप इसको यदि पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। यूरेसिल्स के अंदर ब्रोमासिल्स और टर्बैसिल्स, देखिए इनके तो सेल्स से ही समझ जाएंगे किसके अंदर आता है। डाइफेनाइल ईथर्स के अंदर नाइट्रोफेन आता है, टोक 25 भी बोलते हैं यहाँ पे से। अदर्स के अंदर देखें तो ये पिक्लोराम और पायराजोन आ जाता है। देखिए जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। जैसे यूरियाज में यूज़ होता है, ट्रायाजीन यूज़ होता है, ठीक है, यूरियाज, ट्रायाजीन्स। इसके बाद जो है डाइनाइट्रो एनालिन्स यूज़ होता है, ठीक है, एनालाइंस यूज़ होता है, डाइनाइट्रो एनालाइंस यूज़ होता है। इसके बाद थियोकार्बामेट्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कार्बामेट्स का यूज़ कर लेते हैं। जो आपका बिपिरिडाइलमस है इसको यूज़ कर लेते हैं, एमाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक। तो ये सारे जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं। एलिफेटिक्स का भी यूज़ करते हैं लेकिन इतना नहीं। जो मैंने आपको बताया नाम अभी बेसिकली वो ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए सिलेक्टिविटी के बेसिस पे भी जो है हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन होता है। पहला
समझते हैं हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है। देखिए, जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, ये सिर्फ टारगेट वीड्स को किल करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर वीड को टारगेट कर लिया जाता है, उस पर्टिकुलर वीड को किल करने का काम करते हैं ये हर्बिसाइड्स। उन्हीं को हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करके ये अपने दुश्मन को वार करते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि मिसाइल वगैरह हो गई, ब्रह्मोस वगैरह हो गई, वैसे ही जो है समझ लीजिए कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। देखिए, अब इसमें कौन कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सीमाजीन, एट्राजीन, 2,4-D, एमसीपीए, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमिथलिन, फ्लूक्लोरालीन, आइसोप्रोटेरॉन, ये सब क्या है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, सभी वेजिटेशन को मार डालते हैं, यानी कि जो चारा है आपका, जो खरपतवार है, उसको तो नष्ट करेगा करेगा, साथ में आपकी जो मुख्य फसल है उसको भी बर्बाद कर देगा अगर इसके कांटेक्ट में आ गया पौधा तो भैया नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज करना बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं, डाइक्वेट और पैराक्वेट, इनको यूज ना करना चाहिए जल्दी। ठीक है, करें तो आप इसके लिए जो है कोई बेहतरीन आदमी हो, जो कि आप किसान विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र से लेके आए, उन्हीं के सुपरविजन में करें आप। ठीक है, डिपेंड करता है ये कितनी डोजेज आप अप्लाई कर रहे हो, कितना नहीं अप्लाई कर रहे हो उस पर। नेक्स्ट चलें तो ऑन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन के बेसिस पर भी कुछ क्या है, डिफरेंशिएशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो पहला क्या है, सिस्टमिक हर्बिसाइड है। क्या है, सिस्टमिक हर्बिसाइड है। तो इसमें क्या होता है कि सच हर्बिसाइड्स मूव विद इन वीड। क्या होता है कि ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वीड के अंदर घुस जाते हैं। यानी घुस अंदर मतलब कहने का कि उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स है प्लांट के, वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक, वही चीज लिखा है कि सच हर्बिसाइड्स मूव विद इन वीड, इधर विद इन वीड यानी कि वीड के अंदर, यानी कि उनकी नसों में, वीन्स में, जैसे अपने अंदर आर्टरी और वीन्स होती हैं, वैसे अंदर के क्लोरोप्लास्ट वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह, स्टोमेटा में हर जगह पहुंच जाते हैं ये। ठीक है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। कहाँ के थ्रू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम कौन नहीं जानता, हम सोच रहे ये बता दें आज। बहुत लोग जाइलम फ्लोएम में बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या है ये। तो ये क्या करता है, जब जाइलम फ्लोएम के थ्रू ये जब विद इन द वीड चला जाएगा तो होल सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अगर आपके नसों के द्वारा किसी पॉइजन को डाल दिया जाए तो आप बहुत तेजी से जो है क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बहुत तेजी से आप समझ लीजिए कि बैठ जाएंगे आप, पूरा सिस्टम आपको बैठ जाएगा और जो है समस्या हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डायरेक्टली ये अल्टर करते हैं, हैम्पर करते हैं। कौन, सिस्टमिक हर्बिसाइड्स। मोस्ट ऑफ द सिस्टमिक हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, जैसे कि रिकमेंडेड डोज में इनको डालिएगा तब तो ठीक है, अगर रिकमेंडेड डोज में नहीं डाला आपने तो समस्या कर देंगे ये। तो इसीलिए सुपरविजन में करना चाहिए ये सब चीज़ें। देखिए, कौन कौन से एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोपेनल, 2,4-D, एट्राजिन, सीमाजिन। तो खुद से जो है आप डॉक्टर ना बने, नहीं तो समस्या कर देंगे आप पौधों के लिए भी। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स देखिए क्या है, ये क्या करते हैं, ये वेजिटेशन को पूरे किल कर देते हैं, चाहे वो फिर वो वीड हो या फिर आपका क्रॉप हो। कांटेक्ट में आया, चपेट में आया कि मतलब गया वो पौधा। ठीक है, इट किल्स द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज इन कांटेक्ट। जो भी पार्ट कांटेक्ट, जो भी पार्ट आ गया प्लांट का कांटेक्ट में, वो गया। ठीक है, तो ये है कांटेक्ट हर्बिसाइड्स, जैसे कि पैराक्वेट और डाइक्वेट होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक हर्बिसाइड्स कहलाएंगे आपके। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अब समय के अनुसार कब आपको कौन सा हर्बिसाइड यूज करना है वो समझ लीजिए। प्री प्लांट अप्लाइड, यानी कि प्लांट के बोने से पहले, ठीक है, कौन सा आप डालेंगे, तो ऐसे हर्बिसाइड्स को भी हम बिफोर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप हम जो है यूज करते हैं, जैसे कि फ्लू क्लोरालीन और एलाक्लोर। ठीक है, प्री इमरजेंस यानी इनके अप्लाइड बिफोर द इमरजेंस ऑफ वीड्स, यानी कि वीड के इमरजेंस से पहले, उनका उनका जो है धरती से बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, उससे पहले आपको डाल देना। लेकिन क्रॉप निकल आए धरती से बाहर और उसके बाद वीड न निकलने पाए, डाल दीजिए इसको। तो ये क्या है, ओनली सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स ऐसे में यूज होते हैं। पोस्ट इमरजेंस में क्या है कि अप्लाइड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ वीड, यानी कि जब वीड आपको दिखने लगे तब आप जो है, क्रॉप भी दिखने लगे, दोनों ही चीज दिखने लगेंगी, क्योंकि क्रॉप पहले आ जाएगा आपका, उसके बाद वीड आता है। तो इसमें क्या है, 2,4-D, प्रोपानल, डाइक्वेट, पैराक्वेट, और ये डालापॉन, इनका आप यूज करते हैं पोस्ट इमरजेंस में।
ये सब चीज़ें आपकी अंडर सुपरविजन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के यानी किस तरीके से आप हर्बिसाइड्स को फील्ड पे अप्लाई करते हो उसके बेसिस पे भी कैसे होगा यूज हर्बिसाइड का, ये भी जान लीजिए। कुछ मेथड्स होते हैं एप्लीकेशन के, जैसे कि फॉलिएज, इट में बी ईदर कॉन्टेक्ट और ट्रांसलोकेटेड। ठीक है, कॉन्टेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रांसलोकेशन के मेथड से भी आप हर्बिसाइड से यूज कर सकते हैं। सॉइल अप्लाइड ईदर सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, यानी कि कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स का फॉलिएज के मेथड में अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें करेंगे। अगर सॉइल अप्लाइड मेथड का यूज कर रहे हैं तो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आप यूज करेंगे। अगर एक्वेटिक एप्लीकेशन कर रहे हैं हर्बिसाइड्स का तो कॉपर सल्फेट और 2,4-D का यूज करेंगे आप। ठीक है, अब फॉलिएज क्या होता है आप ये मुझे बताइएगा। ठीक है, फॉलिएज अगर अब एप्लीकेशन है, अगर फॉलिएज टाइप का कुछ आपका जो वीड है, ठीक है, ये एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें कॉन्टेक्ट और ट्रांसलोकेटर हेर्बिसाइड का यूज करते हैं बेसिकली। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि देखिए सिनर्जी मतलब सामंजस्य बना के चलिए किसी के साथ, तो यहाँ पर दो हर्बिसाइड्स का यूज करके जो है बेहतर रिजल्ट लिया जाता है। जैसे एट्राजीन और 2,4-D, तो लो कंसंट्रेशन में आप 2,4-D को रखें, एट्राजीन रखें मेजर कंसंट्रेशन में, ये आपको बढ़िया सा इफेक्ट दिखाएंगे। ऐसी पैराक्विट थोड़ा सा लो हो, पेंटाक्लोर आप ज़्यादा रखिए। एट्राजीन और एलाक्लोर इनका दोनों जो है मिला के बढ़िया, कॉर्न जो होता है आपका मक्का, मक्का में जो है जो वीड्स होते हैं खरपतवार, उसको कंट्रोल करने के लिए बढ़िया यूज किया जाता है, बढ़िया तरीके से इफेक्ट दिखाता है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए जनरली कॉन्टेक्ट प्लस सिस्टमिक हर्बिसाइड जो होते हैं इनका कॉम्बिनेशन जो है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल देखिए, कौन कौन से, जैसे डेलापोन जैसे हो गया आपका, और ये एट्राजीन हो गया। क्या है, ये सिस्टमिक हर्बिसाइड है, ये आपका कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। टीसीए प्लस 2,4-D, टीसीए प्लस एमसीपीए, तो ये सब क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। एक बार आप इनका नाम देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर जो है एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो चलें आगे। नेक्स्ट अब देखिए इनके शॉर्ट नेम और फुल नेम देख लीजिए। मैंने आपसे पूछा था, जिनसे से पूछा था जो नहीं बता पाए हैं, अब वहाँ इस चीज़ को समझ लें। एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें क्या है। देख लिया, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ। 2,4-D क्या है, ये 2,4-D आपका डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है। डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4, ठीक है। 2,4-D भी क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड है। 2,4,5 क्या है, टी, तो 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है। देखो सारे फेनॉक्सी हैं, सारे फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सारे जो है ये ब्यूटरिक एसिड है और ये दोनों एसिटिक एसिड है। तो 2,4-D 2,4,5-T ऐसे आ जाए तो लगभग समझिएगा राइम सेम बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। टीसीए क्या है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। प्रोपेनल क्या है, तो 3,4 डाइक्लोरो प्रोपियोनल प्रोपियोनल अलाइड है, प्रोपियोनाइलाइड है। ठीक है, डाइक्लोरो प्रोपियोन एनालाइड। ठीक, एमसीपी क्या है, तो 2 मिथियाइल 4 क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक, एमसीपीबी क्या है, तो 2 मिथाइल 4 क्लोरोफेनॉक्सी ब्यूटराइक एसिड है। डायलापोन क्या है, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपिनियो प्रोपियोनिक एसिड है, जो सोडियम सॉल्ट जो है एक तरीके से। आईपीसी क्या है, तो प्रोफाम बोलते हैं इसे आप, आइसोप्रोनिल एंड फिनाइल कार्बामेट। ठीक, तो ये सारे शॉर्ट नेम है जिनसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनका फुल नेम बताइए कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, ये देखिए कई सारे आपने देखा होगा जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो इंग्रेडिएंट पीछे लिखा रहता है। ठीक है, उसी तरह वही इंग्रेडिएंट है, बस एक्टिव लग गया उसके आगे। तो केमिकल दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हर्बिसाइडल एक्टिविटी, उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं। यानी कि हर्बिसाइडल एक्टिविटी में जो पर्टिकुलर केमिकल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हर्बिसाइडल एक्टिविटी करने के लिए, उसी को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जनरली इसको एक्सप्रेस करते हैं हम परसेंट बाई वेट से या परसेंट बाई वॉल्यूम से। जैसे कि द अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट टू बी रिक्वायर्ड, यानी कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट जो चाहिए हमें, जिसका अमाउंट उसको रिक्वायर्ड है, तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि रिकमेंडेड डोज अपॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन 200।
ऐसे जो है हम अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। नहीं कि जितना रिकमेंडेड, जितना आपको यूज़ करना है अपॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट। ऐसी एसिड इक्विवेलेंट होता है एक टर्म। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ हर्बिसाइड्स एक्टिव ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, पीक्लोराम एंड क्लोरोम्बेन, बट मैनी दीज आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स एंड ईस्टर्स। लेकिन ये सभी में से ज़्यादातर आपके सॉल्ट एंड ईस्टर्स के फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि 2,4-D इन एसिड फॉर्म, सोडियम सॉल्ट और अमाइन सॉल्ट और ईस्टर्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके एसिड इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक। द theoretical yield of parent acid theoretical yield of parent acid from such herbicide formulation is called its acid equivalent। यानी कि पेरेंट एसिड का यूज करके आप एक हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन कर लेते हो तो उसे आप एसिड इक्विवेलेंट बोलते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एसिड इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D इज 92.5%। यानी कि सोडियम सॉल्ट का जो एसिड इक्विवेलेंट है वो 2,4-D उसका 92.5%। 2,4-D का सोडियम सॉल्ट 92.5% है। इट मीन्स 2,4-D इज 92.5%, यानी कि उसमें जो 2,4-D है वो 92.5% है इन सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D। एंड जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, क्या बता सकते हैं? सोडियम सॉल्ट है कि 2,4-D? देखिए, सोडियम, इनका जो यूज़ किया गया ये ईस्टर्स और सॉल्ट में यूज़ किया गया, इसका पेरेंट एसिड का। तो पेरेंट एसिड 2,4-D हुआ, सोडियम सॉल्ट में यूज़ किया गया। ठीक, तो 2,4-D कितना है? 92.5%। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे, आई होप। तो ये जो सोडियम सॉल्ट होगा ये एसिड इक्विवेलेंट होगा। ठीक, तो एसिड इक्विवेलेंट इज लेस देन एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जो एसिड इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा कम होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट से। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? वो 92.5% है, इसलिए ज़्यादा है। और जो आपका हाइपोथेटिकल यानी यूँ कहें थ्योरेटिकल यील्ड जो है आपकी पेरेंट एसिड से जो बनी सोडियम सॉल्ट, वो थोड़ा-सा कम रहेगी। ठीक, एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा होगा और एसिड इक्विवेलेंट कम होगा। एज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, अ प्रोडक्ट हैज़ 80% अगर एसिड इक्विवेलेंट है और उसको अप्लाई करना है 2 केजी पर हेक्टेयर, तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड? तो कितना फॉर्मुलेशन जो है हमें रिक्वायर्ड होगा क्वांटिटी में, तो वो आप ऐसे निकालोगे। अगर देखिए 80 केजी जो है टू प्रोवाइड 80 केजी एसिड इक्विवेलेंट, अगर आपको 80 केजी का एसिड इक्विवेलेंट अगर आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोवाइड करना है, तो 100 केजी का फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड होगा, जिसमें कि अगर 2 केजी पर हेक्टेयर लग रहा है, यानी कि टू प्रोवाइड 2 केजी, देखिए यहाँ पर लिखा है ना 2 केजी पर हेक्टेयर, जिसमें कि टू प्रोवाइड 2 केजी एसिड इक्विवेलेंट, अगर आपको 2 केजी का एसिड इक्विवेलेंट यूज़ करना है, तो 100 बाई, यानी कि ये क्या है 100 बाई 80, 80 आपको करना है, प्रोडक्ट हैज़ 80% एसिड इक्विवेलेंट, तो अपन 80 में करेंगे इंटू 2 हेक्टेयर, कितना चाहिए 2 हेक्टेयर के लिए चाहिए, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 2.5 केजी पर हेक्टेयर आपका फॉर्मुलेशन तैयार होगा। कितना होगा? 2.5। समझ गए आप? यानी कि 100 से आप पूरा देखेंगे, परसेंट बाई वॉल्यूम होता है या तो परसेंट बाई वेट भी होता है, तो परसेंट में आप 100/80 करेंगे, जितना आपका डोज है, जितना आपको लगेगा, जितना परसेंट दिया है, इंटू 2 कर देंगे जितने एरिया में आपको डालना है। ठीक, अगर ऐसे देखें इसको तो 1 हैज़ टू अप्लाई 0.5 केजी एसिड, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट इसको जो है अप्लाई करना है पर हेक्टेयर ऑफ 80% एट्राजीन, देन क्वांटिटी ऑफ एट्राजीन रिक्वायर्ड वुड बी। तो क्वांटिटी ऑफ एट्राजीन कैसे निकालेंगे अगर उसको पूरे फील्ड में अपने डालना है? तो इस तरह में देख क्या होगा, 80 केजी एट्राजीन जो है अवेलेबल है 100 केजी फॉर्मुलेशन में। 80% लिखा है ना, तो 80 किस में होगा? 100 में ही तो होगा। परसेंट लगाया तो 100 में का 80 तो हुआ, तो 100 का 80 हुआ, तो 100/80 इंटू कितने एरिया में? तो 0.5 केजी, तो इतना आ गया। ऐसे देखिए 80 के परसेंट कितना हुआ? 100/80 का कितना एरिया में? तो 2 कर दिया, तो आ गया इसका। ऐसे यहाँ भी कर दिया 80% एरिया कितने एरिया में? तो एरिया इंटू कर दिया, 100/80 कर दिया। ऐसे आप जो है निकाल लेंगे क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा।
नेक्स्ट में और क्वेश्चंस लेके ऐसे ढूंढ के आपको बताऊंगा मैं। ओरो बैंक की देखिए क्या होता है, इसको ब्रूम रेप आप बोलते हैं, आप ब्रूम रेप के नाम से जानते हैं। टोटल रूट पैरासाइट है जो कि सोलनेशियस प्लांट में जैसे कि टोबैको, चिली, ब्रिंजल, पोटैटो में ज़्यादातर ये आपको दिखता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन विद टोबैको क्रॉप once in 3 years and preceded by chili crop as a trap will reduce the loss due to parasite। ठीक, यानी कि टोबैको क्रॉप और चिली क्रॉप का आप जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं इन द 3 years ऑफ टाइम ड्यूरेशन में। स्ट्राइका देखिए क्या है, ऑल्सो नोन एज विशवीड, इसे आप विशवीड बोलते हैं। सेमी रूट पैरासाइट होता है, ये फाउंड होता है सॉर्गम में, शुगर केन, सनफ्लावर में। ये क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस एट जबलपुर 1988। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए लिख दिया आपका कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वीट साइंस का वो जबलपुर में है। जैसे 1988 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पहले डायरेक्टर थे इसके विष्णु मोहन भान। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। अगर कोई इशू है, ठीक है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर कॉपी डाउन कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर क्वेश्चन चाहिए आपको इस तरह के और एक दो और देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, अदरवाइज एक बार दोबारा से आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बेसिकली कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं मेरे, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं वीडियोस को, तो आप यहाँ पर उनका भी न्यूज़ मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग नॉलेज। हैव अ ग्रेट डे।